लास्ट लेक्चर में हम लोगों को जो टॉपिक चल रहा था कॉलम, उसी के आगे से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने अपने इस टॉपिक में ये पढ़ा हुआ था कि कॉलम किसे कहते हैं, स्ट्रक्ट किसे कहते हैं, कॉलम और स्ट्रक्ट में क्या अंतर है, ये क्या डिफरेंस है। ओके, टाइप्स ऑफ कॉलम भी हम लोगों ने पढ़ रखे हुए थे, और जो टाइप्स पढ़े हुए थे तो अलग अलग बेस्ड पे पढ़े हुए थे। कभी जो उन पे आने वाला भार है, तो भार के आधार पे हम लोगों ने कॉलम का वर्गीकरण वर्गीकरण पढ़ा हुआ था। ये मटेरियल के आधार पर हम लोगों ने कॉलम का वर्गीकरण पढ़ा। इसी प्रकार से तमता अनुपात के आधार पर भी हम लोगों ने कॉलम का वर्गीकरण पढ़ा। बात यहाँ पे तमता अनुपात की आती है, तो तमता अनुपात का मैंने एक पूरा फॉर्मूला बताया हुआ था, जिसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तमता अनुपात, जिसकी इंग्लिश हमारी क्या होती है, सिलेंडरनेस रेशियो। ओके, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू एल ई एफ बाई के। एल ई एफ क्या है, इफेक्टिव लेंथ। जब मैं ई एफ लगा दूं सफिक्स में, सफिक्स में ई एफ लगा हुआ है, सफिक्स में ई एफ लगाने का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव। कहीं कहीं पे ई एफ की जगह आप लोगों को ई क्यू लगा हुआ मिलेगा। ई क्यू क्यों लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि हम लोग इफेक्टिव लेंथ को इक्विवेलेंट लेंथ भी मान लेते हैं। इफेक्टिव की हिंदी क्या होती है, प्रभावी लंबाई, और इक्विवेलेंट लेंथ की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, समतुल्य लंबाई। तो कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे देता है कि प्रभावी लंबाई से आप क्या समझते हैं, या किसी कॉलम में प्रभावी लंबाई से आप क्या समझते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन को, स्टूडेंट को परेशान करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारा क्या चेंज कर देगा, वो प्रभावी लंबाई ना बोल के हमसे बोलेगा समतुल्य लंबाई से आप क्या समझते हैं, कॉलम की समतुल्य लंबाई से आप क्या समझते हैं, या व्हाट वी अंडरस्टैंड ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम। एक आप लोग कॉलम की इक्विवेलेंट लेंथ से क्या समझते हैं, उसके बारे में क्या कीजिए, यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन कीजिए। ओके, ब्रीफ में डिस्क्राइब कीजिए। ये हमारा हो गया। ओके, यहाँ पे जो के था, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया, चलो ठीक है, दोबारा से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, लेमडा इक्वल टू एल ई एफ अपॉन के। ओके, जो यहाँ पे एल ई एफ है, एल ई एफ को मैंने बोला क्या, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ। ओके, के को मैंने क्या बोला, के कि हमारा क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, इसकी हिंदी क्या होती है, जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ की जो हमारी हिंदी होती है वो होती है क्या, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई। ओके, वहीं पे जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसकी हमारी हिंदी क्या होती है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ पे हमारा कि के क्या है, और जो एलईएफ है, एलईएफ क्या है। अब बात यहाँ पे आती है कि सर आपने यहाँ पे लेमडा को, जो तन्यता अनुपात था, सिलेंडरनेस रेशियो था, उसको आपने लेमडा से रिप्रेजेंट कर दिया, और लेमडा इक्वल टू हमें ये फॉर्मूला बता दिया। हम लोग एलईएफ और के कैसे निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पे हम लोग को के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए। आई अपॉन ए, यहाँ पे जो आई है, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। साथ में लिखते चलें, या तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और उन स्क्रीनशॉट को ग्रुप पे शेयर कर दें, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों लोग। ठीक, ए हमारा क्या है, ए है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी हम लोगों ने काट ले रखा हुआ है उसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
इसकी हिंदी क्या होगी? तो हिंदी में देख लें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी हिंदी क्या होती है? जड़ता आघूर्ण, या जड़ता घूर्ण लिख देते हैं कभी कभी, या जड़त्व आघूर्ण। ठीक, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, जड़त्व आघूर्ण। ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हिंदी क्या होगी? काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। ओके। अब आप लोग आई कैसे निकालेंगे? तो आई हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्रत्येक सेक्शन के लिए आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? मैंने आप लोगों को कुछ सेक्शन बताए हुए थे लास्ट सेमेस्टर में, कि हमें क्या करना है? आई की वैल्यू निकालना है। जैसे हमारा सेक्शन कौन सा है? रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है, मीन्स आयताकार काट, आयताकार काट। जब ये हमारा आयताकार काट है, तो आयताकार काट के लिए हमारी जो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी, वो आई की वैल्यू क्या होगी? बी डी क्यू अपॉन 12। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था। इसी प्रकार से जब यही हमारा सेक्शन कैसा हो? सर्कुलर सेक्शन हो, सर्कुलर सेक्शन हो। सर्कुलर सेक्शन का मतलब क्या हुआ? वृत्ताकार काट, वृत्ताकार काट। जब ये वृत्ताकार काट होगा, तो इसका जो आई का फार्मूला होगा, आई का फार्मूला क्या होगा? पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। तब हमारा आई का फार्मूला ये हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़ लिए, ये दो सेक्शन पढ़ लिए। कौन कौन सेक्शन? एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दूसरा सर्कुलर सेक्शन है। तीसरा अब हम लोग आते हैं इसी पे, हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक, मीन्स त्रिभुजाकार काट। जहां पे जिसको भी जो चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक। इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी आई की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? बी एच क्यूब अपॉन 36। ओके, ये हमारी कुछ वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पे। बाकी एरिया निकालना आप लोग जानते ही जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक कंडीशन आती है क्रिपलिंग की, दूसरी कंडीशन आती है बकलिंग की। क्रिपलिंग और बकलिंग क्या है? जैसे मान लो हमने एक कॉलम लिया, ये हमारा कॉलम सेक्शन है। ओके, ध्यान देना, ये हमारा क्या है? कॉलम सेक्शन है। मैंने इस पे ऊपर से लोड लगाया। जब इसे ऊपर से लोड लगा रहा हूं, क्यू लोड लगा रहा हूं, तो कॉलम की कंडीशन कैसी हो जाएगी? कॉलम कॉलम की कंडीशन कुछ चेंज होकर हमारी ऐसे हो जाएगी। देखो, एक तो कंडीशन यहां से ऐसे आ जाएगी, ये और ये। एक कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन कैसी हो जाएगी? ये कॉलम था, यहां से पूरा सीधा रहेगा, और यहां से नीचे हल्का सा ऐसे तिरछा हो जाएगा। समझ रहे? मैंने यहाँ पे दो कंडीशन बताई, एक ए पे कंडीशन है, एक बी पे कंडीशन है। मैंने यहाँ पे कॉलम के जो सेक्शन बनाए हुए हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं, यहाँ पे दो कंडीशन बताई हुई हैं। दोनों पे लोड क्यू लग रहा है। एक ए पे डायग्राम बना हुआ है, एक बी पे डायग्राम बना हुआ है। जब मैं कॉलम पे ऊपर से लोड लगाऊंगा, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी इंसान होता है, ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग के जब सर पे बहुत ज्यादा वेट रखा होता है, भारी बोझा रखा होता है, तो क्या करता है? झुक जाता है कि नहीं झुक जाता? जब वो झुक रहा है, तो उनकी जो एक कंडीशन आ रही है, उनकी जो ये स्थिति आ रही है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी इस स्थिति को, या कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? ये कौन सी कंडीशन है? ये क्या स्थिति है?
बताइए, क्या किसी को यहाँ पे कोई कुछ आइडिया है कि कंडीशन कौन कौन सी हैं? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, आप लोग शांत क्यों हैं? जो पूछ रहा हूँ हाँ या ना में तो कम से कम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ना बोल सकते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना बता सकते हैं ओपिनियन कि सर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन आप लोगों को बताई हुई हैं। एक कंडीशन ए पे है, दूसरी कंडीशन हमारी बी पे है। एक आप लोगों का टर्म आता है, टर्म क्या आता है हमारा? बकलिंग। दूसरा टर्म आता है क्रिपलिंग। ठीक, बकलिंग या क्रिपलिंग। जो बकलिंग की हिंदी होती है वो होती है बहकना। क्रिपलिंग की भी कुछ इसी प्रकार से होती है। क्रिपलिंग की हिंदी भी इसी प्रकार से होती है कि वो भी बहकना ही होता है। जैसे इन दोनों कंडीशन में देख रहे हो, जो कॉलम अपनी प्रारंभिक अवस्था से यानी मूल अवस्था से क्या हो गया, बहक गया है या चेंज हो गया है। देख रहे हो, कॉलम की हमारी जो मूल अवस्था थी, कॉलम की मूल अवस्था मान लो इस वाले डायग्राम पे ये वाली है। एक जो मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया हुआ है, बी वाले पे ब्लैक वाली है और ए वाले पे भी ब्लैक वाली कंडीशन है। बट यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है, तो रेड वाले से जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है, तो ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है। ठीक, इन कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग या क्रिपलिंग बोलते हैं। बट किसको बकलिंग बोलते हैं, किसको क्रिपलिंग बोलते हैं? बताइए। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? आ रही है सर। कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा है बेटा? जब मैं ऑलरेडी आप लोगों के पास नोट शेयर कर चुका था, कल भी ये टॉपिक स्टार्ट कर चुका था, तो ऐसे थोड़ी मजा आएगा जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे। कम से कम थोड़ा सर थोड़ा तो पढ़ते जाइए ना आप लोग भी। बकलिंग तो बहकाव होता है, पर बकलिंग क्रिपलिंग। भी बहकाव होता है, क्रिपलिंग भी हमारा बहकाव ही होता है। ओके। बट दोनों में जो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं, अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, एक ए पे एक बी पे डायग्राम बनाया हुआ है, इनमें से कौन सा बकलिंग है कौन सा क्रिपलिंग है? दोनों बहके हुए हैं, दोनों की कंडीशन देख रहे हो, अपनी जो प्रारंभिक सर कंडीशन थी, प्रारंभिक जो ये कंडीशन से है, हमारी चेंज हुई। ये ये है बकलिंग। ओके, और बी? बी बी क्रिपलिंग लग रहा है। बी क्रिपलिंग लग रहा है। हाँ सर, क्योंकि वो नीचे से बहका हुआ है हल्का सा। और बताइए। तो सर दोनों बकलिंग तो ही हैं। बकलिंग दोनों। बेटा दोनों में कंडीशन चेंज है, एक में मिड पे निकला हुआ है और एक में देख रहा हो सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे आया हुआ है। तो सर इसको कैसे पहचानेंगे? मिड वाला बकलिंग, देखो, नीचे वाला क्रिपलिंग। एक की हिंदी होती है बहकना, दूसरे की होती है व्यंकुचन। हो सकता है कि आप लोगों को कहीं बुक में मिल जाए।
व्यंकुचन। ठीक, एक की क्या होती है बहकना और दूसरे की होती है व्यंकुचन। जो बहकने की हिंदी होती है, बहकने का मतलब क्या है, अपनी प्रारंभिक कंडीशन से चेंज हो गया, यानी ये वाली जो कंडीशन है ये थी बकलिंग की, और जो ये वाली कंडीशन है ये है क्रिपलिंग की। बट कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल देता है कि बहकाव भार की गणना कीजिए, तो दोनों को हम लोग एक ही कंसीडर कर लेते हैं। देखो बकलिंग और क्रिपलिंग दोनों में हमारा जो समानता है, जो समानता क्या है कि दोनों किसी न किसी भार के कारण बहक रहे हैं। जो उनकी कंडीशन चेंज हो रही है, कंडीशन किस वजह से हो रही है, उन पे आने वाले भार के कारण ही हो रही है। तो कॉलम का अपनी स्थिति से हट जाना, कॉलम का अपनी स्थिति से हट जाना, कब हट जाना, जब उस पे आने वाला भार किसी क्यू लोड के कारण अपनी प्रारंभिक कंडीशन, जो उसकी इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन से उसे क्या जाना, चेंज जाना। जो उसकी इनिशियल कंडीशन से चेंज जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, बकलिंग या क्रिपलिंग कहलाता है। ठीक, हट जाना बकलिंग या क्रिपलिंग कहलाएगा। बट जिस लोड से हटेगा, जिस लोड के कारण हटेगा, उस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लोड को हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड, बकलिंग या क्रिपलिंग लोड। दोनों हैं सेम ही, एक ही फैमिली के हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा हमारा उसमें अंतर है। बकलिंग या क्रिपलिंग लोड कहलाएगा। ये बकलिंग या क्रिपलिंग लोड का मतलब क्या है, जिस भार के कारण, जिस भार, या भार की जगह यहां पे लिख लो जिस न्यूनतम भार के कारण, जिस न्यूनतम भार के कारण, न्यूनतम भार के कारण सदस्य अपनी प्रारंभिक अवस्था से, अपनी प्रारंभिक स्थिति से, स्थिति से हट जाता है। ठीक, जिस न्यूनतम भार के कारण सदस्य अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट जाता है, उस भार को, उस भार को बहकाव भार कहते हैं। ठीक, अब यही चीज इंग्लिश में क्या होगी, हमारा जो बकलिंग लोड होगा या क्रिपलिंग लोड होगा वो क्या होगा, इट इज द, इट इज द मिनिमम लोड acting on column, acting on column and the condition of column is changed, condition and condition of column is change। ठीक, कंडीशन की जगह यहाँ पे लगा सकते हो आप लोग इनिशियल कंडीशन भी लगा सकते हो, कि जो उसकी प्रारंभिक कंडीशन है, प्रारंभिक अवस्था है, उससे हट जाना। देखो मैं यहाँ पे जो भी लैंग्वेज लिखवाता हूँ ये बुक की लैंग्वेज नहीं होती है, मेरी खुद की लैंग्वेज होती है। ठीक, तो आप लोगों से थोड़ा सा मैनेज कर लेना कि बुक में तो कहीं ऐसा होगा या वैसा होगा, ये मेरी खुद की लैंग्वेज है तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है उनमें। ओके, तो बहकाव भार, ये बकलिंग लोड, ये क्रिपलिंग लोड से हमारा मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिनिमम लोड या ऐसा न्यूनतम भार जिसके कारण जो हमारा कॉलम है, कॉलम अपनी प्रारंभिक अवस्था से विस्थापित हो जाए। तो देख रहे हो ये ए वाला पॉइंट ले लो, ए पॉइंट पे कॉलम पहले हमारा ये बना हुआ है ब्लैक वाले से,
ओके। बट जैसे ही इस पे हमारा क्यू लोड आया, इस क्यू लोड के कारण क्या हो गया, उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई और ये कुछ जो रेड वाला मैंने बनाया हुआ रेड वाली कंडीशन पे आ गया। ओके। जब ये रेड वाली कंडीशन पे आया हुआ है, तो जिस लोड के कारण आया हुआ उसी लोड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बकलिंग या क्रिपलिंग लोड बोलेंगे। ओके। उसी लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, बकलिंग या क्रिपलिंग लोड बोलेंगे। इसके बाद कल हम लोगों ने एक टॉपिक और डिस्कस किया हुआ था। कौन सा टॉपिक था, जो हमारी एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर कॉलम। बोलो। सर बकलिंग और क्रिपलिंग को हम पहचानेंगे कैसे? वो मिड पर लगता है, वो उसकी पोजीशन बदल जाती है बेटा नीचे की ओर, या दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, बट कभी कभी अलग से पूछ लेता है। जब 2 नंबर की ये 5 नंबर की डिफिनेशन अलग से आ जाती है कि बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, ये बकलिंग क्रिपलिंग में क्या अंतर है, सबके केस में है हमारा। बाकी आपसे कभी कभी क्वेश्चन लिख देगा कि बकलिंग लोड निकालो, ये क्रिपलिंग लोड निकालो। अच्छा जरा थोड़ा सा यहाँ पे सोचना, लोड हमारा क्यू है, यहाँ भी हमारा लोड क्यू है। मैंने जो यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई है, दोनों में कंडीशन हमारी क्या है, बी और ए, दोनों कंडीशनों पे लोड क्यू क्यू ही है। लेकिन ये जो कंडीशन यहाँ पे आ रही है, बी वाले पे नीचे से चेंज हो रहा है, मीन्स कंडीशन से वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट रहा है, और ए वाले पे मिड पे हट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिर्फ मटेरियल के कारण हो रहा है। चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि बहकाव द्वारा असफलता के कारण इसमें क्यों फेल होता है कॉलम, यानी फैक्टर हेडिंग डाल लो, कॉलम में ये कंडीशन क्यों आती हैं, बहकाव द्वारा असफलता के कारण। ठीक, फैक्टर्स केजिंग या अफेक्टिंग फेलियर ड्यू टू बकलिंग। ठीक, किस कारण से कॉलम हमारा क्या होता है, बहकाव में फेल होता है, उसकी असफलता के क्या कारण हैं, वो चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो हमारा कारण होगा, पहला कारण क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना। कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना। ठीक, जब हमारा कॉलम फुली स्ट्रेट नहीं होगा, इंग्लिश में क्या ले हो जाएगा यहाँ पे, नॉट फुली स्ट्रेट। जब कॉलम हमारा पूर्णतः या पूर्ण रूप से सीधा नहीं होगा, उस कंडीशन में ऐसी स्थिति हमारी उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कॉलम का पदार्थ सर्वांग सम ना होना। कॉलम का पदार्थ पदार्थ सर्वांग सम ना होना, मतलब जो मटेरियल हम लोग कॉलम बनाने में यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल हमारा कैसा ना हो, होमोजीनियस ना हो, नॉट होमोजीनियस मटेरियल। अब यहाँ पे वर्ड आया सर्वांगसम या होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जानते हैं आप लोग, कि पूर्णतः एक ही पदार्थ से ना बना हो, पूर्णतः एक ही पदार्थ से ना बना हो, वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा इसका, थर्ड पॉइंट क्या है, सभी स्थानों पर समान बनावट का ना होना। सभी स्थान पर
सभी स्थान पर समान बनावट का ना होना। ठीक, लिख लो, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म सेक्शन। ठीक, जो हमारा इसका सेक्शन हो यूनिफॉर्म ना हो। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, अच्छी भार ना आना, अच्छी भार ना आना। ठीक, यानी जब हमारा कॉलम पे एक्सेली लोड नहीं आएगा, यानी एक्सेली लोड नॉट एक्टिंग, अभी चारों पॉइंट्स एक बार फिर समझ लो। कोई भी हमारा कॉलम का सेक्शन है, यदि पूर्ण रूप से सीधा नहीं है तो उसमें ये कंडीशन आ सकती हैं, ये कॉलम हमारा इस प्रकार से फेल हो सकता है। इस प्रकार से फेल होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पूर्ण रूप से सीधा नहीं है कॉलम हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर क्या है, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो गया है। आप बताइए, यदि ये इंक्लाइंड है और यहाँ पे ऊपर से हमारा लोड लग रहा है तो इसकी स्थिति भी क्या हो जाएगा, चेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। बट अगला पॉइंट है हमारा वहीं पे, कॉलम का पदार्थ सर्वांगसम न होना। सर्वांगसम का मतलब क्या है कि हर जगह पे बिल्कुल इक्विवेलेंट या होमोजीनियस मटेरियल ना होना। ये जहां पे हो सकता है यहाँ पे कुछ ज्यादा मटेरियल है, या यहाँ पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं चेंज है, इस पॉइंट पे प्रॉपर्टीज चेंज है, इस पॉइंट पे हमारी क्या प्रॉपर्टीज उसकी चेंज है, मतलब उसका होमोजीनियस ना होना। थर्ड पॉइंट है, सभी स्थान पर समान बनावट का ना होना। सभी स्थान पर समान बनावट से मतलब क्या है कि हो सकता है कॉलम कि पहले यहाँ पे कुछ कम मोटा हो, इधर पे ऐसे ज्यादा मोटा हो गया हो, ठीक इस प्रकार से कॉलम हो गया हो। तो देख रहे हो कि सभी स्थान पे जो उसकी बनावट है, बनावट सेम ना होना, वो ये भी हमारा इसका रीजन हो सकता है फेलियर का। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सेली लोड ना आना, मतलब जब हमारे कॉलम पे अच्छी भार ना आएगा, अच्छी भार की जगह कौन सा भार आ जाएगा, इस इसेंट्रिक लोड आ जाएगा। तो इसेंट्रिक लोड की वजह से भी हमारा कॉलम में क्या हो सकता है, इस बकलिंग या क्रिपलिंग में फेल हो सकता है। ओके, फिर हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि जब हमारी इंड कंडीशन थी, इंड कंडीशन के आधार पर, इंड कंडीशन के आधार पर इफेक्टिव लेंथ यानी सिरा स्थितियों के आधार पर, सिरा स्थितियों के आधार पर, आधार पर कॉलम की, कॉलम की प्रभावी लंबाई, कॉलम की प्रभावी लंबाई। ओके, देख लो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम based on, based on end condition। ओके, इंड कंडीशन के आधार पे हमें जो कॉलम की प्रभावी लंबाई थी वो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था। चारों पॉइंट्स में दोबारा से फिर बता दूं, इसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक की न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ा हुआ था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फर्स्ट था बोथ एंड फिक्स्ड, दोनों सिरे,
दोनों सिरे बद्ध हैं। एल बराबर एल। ठीक, यहाँ पे जो हमारा LEF होगा यानी इफेक्टिव लेंथ होगा, क्या होगा, कैपिटल L/2 होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा बोथ ends हिंज। जब दोनों सिरे कैसे हों, कब्जेदार हों, दोनों सिरे कब्जेदार। कब्जेदार हों। ठीक, जब दोनों सिरे कब्जेदार होंगे तो जो यहाँ पे L इफेक्टिव होगा वो एल के। कैपिटल L के बराबर होगा। ओके, ध्यान देते जाना। पहली कंडीशन हमारी ये थी, दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। थर्ड कंडीशन पे आ जाओ। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, एक सिरा फिक्स है और दूसरा फ्री है, यानी वन साइड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। अदर फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, एक सिरा बद्ध और दूसरा कैसा है, स्वतंत्र है। ठीक, जब ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, LEF बराबर 2L होगा। ठीक, इस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, जब वन साइड फिक्स्ड है एंड अदर फ्री है, उस कंडीशन पे जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी वो 2L के बराबर होगी। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ हमने क्या पढ़ा हुआ था, वन साइड, आपसे एक माइक ऑफ कर लो, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार है। ठीक, इस कंडीशन पे जो L इफेक्टिव होगा L/√2 होगा। ठीक, ये चारों कंडीशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया हुआ था। ओके, चारों के डायग्राम कैसे बनेंगे, तो चारों के डायग्राम देख लो। फर्स्ट वाला हमने कौन सा पढ़ा हुआ था, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जब दोनों सिरे फिक्स होंगे तो उसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, ऐसा सिंबल बनाएंगे लोग, दिख रहा सिंबल। दूसरा है बोथ एंड्स हिंज, जब दोनों सिरे क्या हैं, कब्जेदार हैं, तो इधर भी पॉइंट लगा दो और इधर भी पॉइंट लगा दो। ठीक, ये बन गया डायग्राम। थर्ड वाला क्या है, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। जो थर्ड वाले का डायग्राम है, तो थर्ड के डायग्राम में इस इधर बना रहा हूं। ठीक, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, उसका डायग्राम एक साइड मैंने फिक्स्ड कर दिया और अदर फ्री कर दिया, ये डायग्राम बन गया। फोर्थ का डायग्राम क्या है, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर हिंज, तब इसका डायग्राम हमारा इस प्रकार से बन जाएगा और इधर हिंज कर दो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे चारों के डायग्राम आप लोगों को बना दिए। ये चारों क्या है, कॉलम की जो स्थितियां थी, कॉलम की सिरा स्थिति थी, कॉलम की सिरा स्थिति के मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बना दिए। ओके, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयलर फॉर्मूला या यूलर फॉर्मूला, जिसको जिस नेम से ही प्रोनाउंसिएशन करना हो कर सकता है। इसे पढ़ते यूलर हैं, बट हिंदी में आयलर भी लिखा रहता है कहीं कहीं और कहीं कहीं यूलर लिखा होगा। क्या है, EULER, यानी यूलर्स फॉर्मूला।
ठीक, हिंदी में लिख लो आयलर फार्मूला, आयलर सूत्र। बस हमें सिर्फ ये सूत्र पढ़ना है और सूत्र में जो आने वाले टर्म हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो क्या है ये सूत्र? ये हमारा होता है पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, या एल ई एफ कर दो। ठीक, यहां पे मैंने ये फॉर्मूला बताया आप लोगों को। आयलर सूत्र हमारा क्या है? पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई बटे एल ई एफ स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। यहाँ पे जो पीई है, पीई है, पीई के बारे में लिख लो। जहां पर हमारा क्या है? पीई है, पीई ये बकलिंग लोड है। पीई हमारा क्या है? बकलिंग, या कहीं कहीं इसको हम लोग क्रिपलिंग भी लिख देंगे, बकलिंग लोड है। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आया हुआ था? ई आई और एल ई एफ। ई लिख लो इसी में, आई लिख लो, एल ई एफ लिख लो। एल ई एफ आप लोग जानते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। ई क्या है हमारा? ई है यंग मॉडुलस, यंग मापांक। ठीक। हिंदी में लिखना है जिनको, वो लोग हिंदी में लिख लें। बकलिंग लोड मीन्स बहकाव भार, यंग मॉडुलस मतलब यंग मापांक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्वाघूर्ण, और इफेक्टिव लेंथ मतलब प्रभावी लंबाई। ठीक, इतना ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, मतलब फॉर्मूले में दे रखा हुआ है। तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है, इसकी ना तो थ्योरी आती है और ना ही पूरा कॉन्सेप्ट आता है। अब बुक वालों ने कुछ ने ये किया हुआ है कि जो हमने चारों यहाँ पे इंड कंडीशन पढ़ी हुई थी, तो चारों इंड कंडीशन की अलग अलग फार्मूले बना दिए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें चार फार्मूले ना याद करके हमें सिर्फ एक फार्मूला अपना याद करना है, ये वाला। और इस फार्मूले में जैसी क्वेश्चन में इंड कंडीशन होगी वैसी एलईएफ की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे। हमें करना क्या है? सिर्फ जो इफेक्टिव लेंथ है वही तो चेंज करना है बार बार। ठीक, तो लिख लो क्वेश्चन। अब अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें थ्योरी कोई ज्यादा विशेष थ्योरी नहीं थी। गिनती का एक फॉर्मूला है, एक से दो फॉर्मूले। ठीक, अभी एक फॉर्मूला और रह गया है, वो बताऊंगा जब ये वाला इसकी को वो न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तब इसके बाद नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक, गिनती के दो फार्मूले हैं, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे सिंपल है। और इस टॉपिक से कम नहीं आएगा तो 5 से 10 नंबर का आता है तुम्हारा, श्योर है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना तो 5 से 10 नंबर का मिलेगा इस टॉपिक के अंदर से। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, लिख लें। इस्पात के किसी कॉलम की काट 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है, ठीक। इसके दोनों सिरे बद्ध हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, आप लोग जब देखेंगे
खुद समझ जाएंगे। और लंबाई 4 मीटर है यदि कैपिटल ई बराबर 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² है तो कॉलम के लिए क्रिपलिंग लोड ज्ञात करो। कॉलम के लिए क्रिपलिंग लोड, ये क्रिपलिंग भार ज्ञात करें। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अभी इंग्लिश वाला टेंशन मत ले, उनको ही बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से, कोई कॉलम का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन कैसा सेक्शन है, वृत्ताकार सेक्शन है। देखो उसने क्या बोला हुआ है, इस्पात का कॉलम है। इस्पात का क्या है, कोई कॉलम है जिसकी काट 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है। समझे, उसका व्यास दे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर और हमारे वृत्त हो गया। इसके दोनों सिरे क्या हैं, कंडीशन देखो, दोनों सिरे बद्ध हैं। कंडीशन हमें मिल गई। लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। कैपिटल ई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। हमें क्या फाइंड करना है, क्रिपलिंग लोड, ये बकलिंग लोड हमें फाइंड करना है। ओके, इंग्लिश वाले समझ लें, क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है, कोई एक हमारा स्टील का सेक्शन है। ठीक, स्टील का कॉलम सेक्शन है। जो कॉलम सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर सेक्शन है। सेक्शन हमारा कैसा है, सर्कुलर सेक्शन है। सर्कुलर सेक्शन है। और आप लोग जानते हैं जब सर्कुलर सेक्शन होता है मतलब वृत्ताकार काट होता है तो हमें क्या चीज दिया होता है, या तो क्वेश्चन में वो डाया देगा और या तो फिर रेडियस देगा। तो क्वेश्चन में उसने डाया दे रखा हुआ है, डाया कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ओके, आगे दोनों सिरे, अब आगे उसने इंड कंडीशन दे रखी है कि जो हमारी इंड कंडीशन है वो इंड कंडीशन कैसी है, इंड कंडीशन बोथ एंड्स फिक्स्ड। ठीक, उसने कंडीशन कौन सी दे दी है, बोथ एंड हमारे फिक्स्ड हैं। आगे क्या बोला हुआ है, जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल कितना दे दिया, 4 मीटर। ठीक, ई की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵, ई बराबर 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। हमें क्या फाइंड करना, क्रिपलिंग लोड यानी पीई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, हमें पीई फाइंड करना है। तो लगा लो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या कि हमारा गिवन डेटा क्या है। जब भी आप सॉल्व करेंगे गिवन डेटा में लिखो, लिखो यहाँ पे डाया डी बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ओके, कैपिटल ई ये कितना दे रखा है, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। कैपिटल एल 4 मीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है, इंड कंडीशन दे रखी है। इंड कंडीशन हमारी कैसी है, बोथ एंड फिक्स्ड है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है, या पहले लिखो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, पीई निकालना है। ठीक, क्रिपलिंग लोड या बहकाव भार हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं, लिखो सॉल्यूशन में, फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, पीई बराबर π² EI अपॉन LEF का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग।
क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर यही होता है कि पहले आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, लिख दिया, हमें क्या नहीं मालूम है, पाई मालूम है सर, ई मालूम है, आई नहीं मालूम है, ठीक। तो पहले आई फाइंड करो। आई बराबर हमारा क्या होता है, सर्कुलर सेक्शन के लिए यानी वृत्ताकार काट के लिए, पाई डी स्क्वायर पाई डी पावर 4 वृत्ताकार काट के लिए मीन्स यदि हमारा सर्कुलर सेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन पे आई की वैल्यू क्या होगी, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, ठीक। पाई की जगह पाई ही रखो आप लोग, डी, डी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर रख दो यहाँ पे, 2 की पावर 4 अपॉन 64, और यहाँ पे जो आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर की पावर 4 में आएगा। कितना आएगा सॉल्व करके बताइए। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालो, कैलकुलेटर आप सभी के पास होगा। बताइए। 0.785 सर। 0.785, ठीक। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये आ गई आई की वैल्यू, ओके। अब हमें इसमें क्या अननोन है, एलईएफ अननोन है, जरा एलईएफ याद कर लो। एलईएफ हमारा क्या हो जाएगा, इस इंड कंडीशन के आधार पे एलईएफ क्या होता है, कौन सी इंड कंडीशन थी, इंड कंडीशन बोथ एंड फिक्स्ड। जब बोथ एंड फिक्स्ड होता है तो इस पे एलईएफ इक्वल टू L/2 होता है, और कॉलम पे एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, यानी 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये मीटर पे हम लोग निकाल रहे हैं और ये हमने सेंटीमीटर पे निकाला हुआ है। ये तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये तो फिर उस मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक। तो इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान देना होगा, क्या कि जो ई की वैल्यू है वो एमएम में दे रखी है, तो हमारे लिए फायदेमंद या हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि सबको एमएम पे ही कन्वर्ट कर लो। जब सबको एमएम में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई को कन्वर्ट करो, आई को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.85 इंटू 10 की पावर 3। आई बराबर 7.85 इंटू 10 की पावर 3 यूनिट क्या आ जाएगी, एमएम की पावर 4, ओके। ये हो गया। अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 एमएम हो गया, हो गया। अब रख दो अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा सॉरी फॉर्मूला क्या था, पीई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई इंटू आई अपॉन LEF का स्क्वायर, ओके। पाई सीधा कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना, ई की वैल्यू कितनी है, 2.1 इंटू 10 की पावर 5, आई हम लोगों ने निकाल लिया है 7.85 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन LEF कितना आया है, 2 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बताइए इसका आंसर कितना आएगा, यानी पीई बराबर हमें क्या मिलेगा। पीई बराबर कितना आएगा, बेटा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेशन तो फास्ट कर लो। सर 4067.5 4067.5 यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी न्यूटन। क्यों न्यूटन आएगी, हमारा जो ई की यूनिट थी, ई की यूनिट किस में थी, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर थी, ठीक। अब देखना न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हमारी इसकी यूनिट थी,
जैसे अब हम लोग इसकी यूनिट बना लेते हैं एक बार। पाई की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। पाई स्क्वायर LEI अपॉन LEF स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। पाई की यूनिट कोई नहीं है। ई की यूनिट क्या थी? न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इनटू आई की यूनिट क्या थी? mm की पावर 4 अपॉन LEF की क्या हो गई? mm स्क्वायर। 2 mm 2 mm 4 mm हो गए, चारों से चारों ये कैंसिल, हमारा क्या बचा? सिर्फ न्यूटन बचा। तो न्यूटन हमारी किसकी यूनिट हो गई? PE की हो गई। चाहो तो अब जो ये आंसर आया हुआ है, इतना बड़ा आया हुआ है, इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, यानी 4.0675 किलो न्यूटन। ठीक, ये भी आंसर लिख सकते हो। ओके, तो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको लगे कि नहीं सर ये कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट है वो लिखूंगा। कोई एक कॉलम है, कॉलम का जो सेक्शन है वो 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। ये कॉलम का क्या है? सेक्शन है, मतलब काट दे रखा है, कॉलम का काट। कुछ इस माप से देख के मालूम पड़ रहा है कि क्या है ये? 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का एक काट है, मतलब एक ये आयताकार काट है। आयताकार में, ठीक, यदि वर्गाकार होता तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होता, ये तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर होता, मतलब दोनों डायमेंशन सेम होती। बट जब अलग अलग डायमेंशन है तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ? ये एक कैसा काट है? आयताकार काट है। कॉलम की लंबाई 5 मीटर है, यानी L बराबर 5 मीटर हो गया। ओके, ई और दे रखा है। ई क्या दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है? पीई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंडीशन दे रखी है, कंडीशन कौन सी है? कंडीशन है दोनों सिरे, दोनों सिरे कब्जेदार हैं, मतलब बोथ एंड्स आर हिंज। बस सॉल्व कर लो, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। हमें निकालना क्या है? ये सेक्शन दे रखा हुआ है, सेक्शन से आई निकालना है और एलईएफ निकालना है। हमें दो ही चीज तो ज्ञात करनी है। जब हमारी कॉलम की कंडीशन कैसी दे रखी है? बोथ एंड्स आर हिंज दे रखी है, तो यहाँ पे LEF बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल L। एल और ये कितना दे रखा है? 5 मीटर। इसको mm में कन्वर्ट कर लो, यानी 5 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। ओके, सेक्शन हमारा कैसा है? आयताकार सेक्शन है। आयताकार सेक्शन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार आई x आएगा, एक बार आई y आएगा। अभी तो सर आपने एक ही फॉर्मूला बताया हुआ था, तो बेटा जब आई x होता है, ठीक, जैसे मान लो हमारा ये सेक्शन बना हुआ है कॉलम का, ये 2 है, ये 4 है। ओके, ये मान लो उसकी x अक्ष है, और जो ये वाली अक्ष है, ये कौन सी है? y अक्ष है। जब हम लोग x अक्ष के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आई एक्स। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया x अक्ष के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई एक्स। जब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग y अक्ष के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई वाई। ये माइक किसका ऑन है बेटा? माइक ऑफ कर लो, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई वाई बोलेंगे। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सर कि अभी आपने फॉर्मूला बताया हुआ था BD³/12, ठीक, तो कहां पे किसको क्या लगाएंगे? देखो, जब हम लोग आई एक्स निकालेंगे, ठीक, आई एक्स में यानी ऐसा सेक्शन रखा हुआ है जो अभी सेम बना हुआ है, तो इस पे
यदि एक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं, जो एक्स अक्ष के सापेक्ष जो दिशा होगी मीन्स लेंथ होगी, वो क्या होगी, बी होगी। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बटे 12 बराबर बी की वैल्यू 2 इंटू 4 का क्यूब अपॉन 12। ओके, जब वही आई वाई वाई पे निकालेंगे तो अब यहाँ पे जब वाई वाई है तो मतलब वाई वाई के सापेक्ष दिशा, वाई वाई के सापेक्ष, ये वाई एच के सापेक्ष हमारी कौन सी लेंथ है, ये वाली, ये वाली, इसको बी मानेंगे, यानी ये बी हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बी डी क्यूब बटे 12, या कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को ही चेंज कर देते हैं। फॉर्मूले को क्या चेंज कर देते हैं, फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं डी बी क्यूब बटे 12। ठीक, या ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि आई एक्स एक्स का हमारा क्या होगा, बी डी क्यूब बटे 12, और आई वाई वाई का हमारा क्या होगा, डी बी क्यूब बटे 12। मतलब जहां बी था वो डी बन जाएगा, जो डी था वो बी बन जाएगा। डी कितना है, 4 है, बी कितना है, 2 है अपॉन 12। ठीक, हमारा सिर्फ फॉर्मूला तो क्या था, फॉर्मूला कुछ ये था, यहाँ पे एक आई आ रहा था, अब यहाँ तो हमारे दो आई निकल के आएंगे, एक आई एक्स एक्स आएगा, एक आई वाई वाई आएगा। तो कौन सी वैल्यू को हम आई के रूप में कंसीडर करेंगे, तो ध्यान दो, यहाँ पे दोनों में से जो वैल्यू न्यूनतम आएगी, दोनों में जो हमारी न्यूनतम आएगी उसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक, तो एक हम लोग क्या निकालेंगे, आई एक्स एक्स निकालेंगे, एक हमारा आई वाई वाई निकलेगा। ओके, माइक ऑफ कर लो, अब से एक माइक ऑफ कर लो। एक हमारा आई एक्स एक्स आया और एक हमारा आई वाई वाई आया, यानी 2 इंटू 4 का क्यूब अपॉन 12 आया। एक दूसरा क्या आया था, 4 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 12 आया था। ओके, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आई मान लेंगे। जो हमारे फॉर्मूले में हमें जरूरत थी, फॉर्मूला हमारा क्या था, पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई एफ का स्क्वायर। हमारे लिए सब कुछ तो सिंपल है, एल ई एफ भी हम लोग निकाल लेंगे जो इन कंडीशन दे रखी है, बट आई हमारे लिए क्या था, क्रिटिकल था निकालना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेक्शन कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे हमारे दो आई आ रहे हैं, तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, आई मान लेंगे, और इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो अब इस कॉलम सेक्शन के, ये कॉलम वाले टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हो, ठीक, इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आप लोग सब क्या करेंगे, अपने आप से कर लेंगे। एक और हमारा दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप भी देख लो, तो आज हमारा कॉलम का जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा। दूसरा हमारा फॉर्मूला है, ये दूसरा टाइप है, दूसरा है रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। ठीक, हिंदी भी यही होती है इसकी, रैंकिन गॉर्डन सूत्र। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, बस सिर्फ आपको फॉर्मूला ही याद करना है, बाकी इनमें कोई भी हमारा डेरिवेशन नहीं है, तो हमें ज्यादा डेरिवेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, पी आर बराबर एफ सी इंटू कैपिटल ए अपॉन 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट में है एल ई एफ वाई के का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखना, जो पी आर है, जैसे उस वाले फार्मूले हम लोगों ने पीई यूज किया था, इधर पीई यूज किया था, तो पीई क्या है, ये आयलर लोड है। कभी कभी वो बहकाव भार ना बोल के आपसे क्या बोलेगा कि आयलर लोड की गणना करो, क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि आयलर भार की गणना करो।
तब भी आप लोग यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, एलर ने ये फार्मूला दिया हुआ था, तो यहाँ पे सफिक्स में ई लगा हुआ है, और ये फार्मूला रैंकाइन ने दिया हुआ है, इसलिए सफिक्स में आर लगा हुआ है। ओके, जो एफसी की वैल्यू है, एफसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के आएगी, एफसी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे के आएगी। अल्फा है, ठीक, अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में देकर आएगी। अल्फा और अल्फा एफसी की वैल्यू, अल्फा और एफसी की वैल्यू ये दोनों कांस्टेंट हैं। एफसी और अल्फा बोल दो उसे, ये तो फिर ए बोल दो, ये हमारे क्या है, दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक, एफसी जो यहाँ पे तुम्हारा है, देखो जो अल्फा है, अल्फा को लिख लो क्या, कांस्टेंट, मतलब नियतांक है। वहीं पे जो एफसी है, एफसी हमारा क्या है, अंतिम संपीड़न प्रतिबल, अंतिम संपीड़न प्रतिबल, ये भी हमारे क्वेश्चन में देकर आएगा। संपीड़न प्रतिबल का मतलब क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक, या फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, ये सभी वैल्यू आपके क्वेश्चन में देकर आएंगी। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई एक हमारा आई सेक्शन है, ठीक, आई सेक्शन है। अब लेकिन जैसे आई सेक्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो इसका आई भी उसने क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन सुन लो पूरा। किसी आई कार्ड की माप 20 इंटू 10 सेंटीमीटर तथा फ्लैंज और वेब की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस कार्ड के कॉलम का एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा हिंज है। कंडीशन सुनना, कंडीशन उसने कौन सी बोल दी है, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। बस यही कंडीशन लिखते जाओ। हमारी कंडीशन कौन सी हो गई, वन साइड फिक्स्ड, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। ठीक, उसने एक तो ये कंडीशन दे दी है। फिर आगे बोला हुआ है कॉलम की लंबाई 4 मीटर है, यानी कैपिटल एल बराबर 4 मीटर दे दिया है। आगे फिर उसमें बोला हुआ है कॉलम पर इसके केंद्र में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्स एक्स पर लगने वाले सुरक्षित भार की गणना कीजिए, जबकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना है। और एरिया यानी कैपिटल ए की वैल्यू भी वो दे रहा है, उसने खुद लिखा हुआ है कैपिटल ए बराबर 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसने यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, और आगे और भी टर्म उसने लिख दिए हैं यहाँ पे कि हमारे कौन कौन से इस फॉर्मूले में यूज आएंगे। जैसे आई एक्स एक्स भी उसने लिखा हुआ है कि हमारा जो आई एक्स एक्स होगा वो कितना होगा, वो भी उसने या क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हुआ है। प्लस आई वाई वाई भी उसने मेंशन किया है, और एफ सी भी मेंशन किया है। जो आई एक्स एक्स है उसकी वैल्यू है 3 4, उसकी वैल्यू है 3642.6 सेंटीमीटर 4। आई वाई वाई की वैल्यू है 168.2 सेंटीमीटर की पावर 4। एफसी की वैल्यू है 320 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, वहीं पे जो अल्फा था उसकी वैल्यू है, या ए लिख लो या अल्फा लिख लो, 7800 1/7800। ठीक, और एक्स बार हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वाई बार दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा दे रखा है। हमें फॉर्मूला क्या मालूम था, फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से था, पी आर बराबर एफ सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल ई एफ वाई के का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एफ सी, एफ सी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल ए भी क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। अल्फा चाहिए, अल्फा भी क्वेश्चन में हमारा दे रखा हुआ है। एलईएफ, एलईएफ हमारी जो इंड कंडीशन थी, इंड कंडीशन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एलईएफ निकाल लेंगे। इंड कंडीशन क्या है, इंड कंडीशन देखो क्वेश्चन उसमें दे रखा हुआ है
कि जिसका एक सिरा फिक्स्ड है और अदर सिरा क्या है, हिंज है। इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ पे कैपिटल एल दे रखा हुआ, कैपिटल एल से हम लोग यहाँ पे वो निकाल लिए, ठीक, एलईएफ निकाल लिए। आगे क्या हमारा हमारा बचा, के बचा। अब हमें के निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है, तो के बराबर होता है अंडर रूट आई अपॉन ए, होता है के बराबर अंडर रूट आई अपॉन ए, ठीक। और आई मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि जब हमारे सेक्शन पे दो आई हो, मतलब एक आई एक्स एक्स हो और एक आई वाई वाई हो, तो दोनों में देखो कि मिनिमम कौन सा है, तो कौन सा मिनिमम है, आई वाई वाई वाला हमारा मिनिमम है मिनिमम। तो इसको हम लोग आई के रूप में कंसीडर कर लेंगे। अब हमारा बचा क्या, आई अपॉन ए होता है, और एरिया हमारा क्वेश्चन खुद दे रखा हुआ पहले से। देखो यहाँ पे एरिया कैपिटल ए की वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे के निकाल लेंगे। अब जब हमारा इस फॉर्मूले में से के भी निकल आया, एलईएफ निकल आया, अल्फा निकल आया, ए निकल आया, एफसी निकल आया, तो क्या हम लोग पीआर नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। तो इससे हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, टोटल फॉर्मूला वाइज आते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूले से अलग हटके हो, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट हमें अलग से नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद क्या है, टोटल हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो टोटल हमारा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, आई इक्वल टू 1/10²। आई लिखी हो क्या आप सिख? हाँ सर, क्या? ये क्या लिखा है, नहीं, आई है क्या? 2.1 इंटू में 10, गलत है। 2.1 है, इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार रिलेटेड वो लोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन ना बने तो फिर बताना, फिर कल की क्लास में फिर बता दूंगा। और कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कोई नया टॉपिक, और नया टॉपिक शायद मे बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर देते हैं। ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करते हैं,